Chanakya Forum presents रणक्षेत्र। नमस्कार, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राम अवतार पांडे। नमस्कार, मेरा नाम है नृपेंद्र सिंह और आज रणक्षेत्र में हम बात करेंगे बांग्लादेश में एक और हिंदू की मौत पर। उसके अलावा चलेंगे किस तरह दुनिया भर में देश रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर लामबंद हो रहे हैं। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की एक फैसले पर भी चर्चा करेंगे कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ दुनिया के देश ही नहीं बल्कि अब अपने देश की कंपनियों को भी धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर, बांग्लादेश में एक और हिंदू की मौत की। सबसे गंभीर बात यह है कि इनकी मौत पुलिस कस्टडी में हुई है। प्रलय चाकी नाम के एक आवामी लीग के लीडर हैं थे, आई स्टैंड माई सेल्फ करेक्ट, कि वो एक लीडर थे जो कि आवामी लीग के सपोर्टर थे। करीब 60 साल उनकी उम्र बताई जा रही है। उनके परिवार वालों का कहना है कि वो शुगर, ब्लड प्रेशर और तमाम इस तरीके की बीमारियों से जूझ रहे थे। उनको मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत थी। उनको सही समय पर मेडिकल असिस्टेंस नहीं दिलाया गया पुलिस की ओर से, इसलिए उनकी मौत हो गई है पुलिस कस्टडी में। परिवार वालों का कहना है कि 2024 में एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट के तहत उनको जुलाई अपराइजिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया था, यानी कि करीब 2 साल से वो पुलिस की कस्टडी में थे। बताया गया कि उनको डायबिटीज़ थी, हार्ट डिजीज़ थी और कई हेल्थ प्रॉब्लम थी, जिसके कारण उनको अस्पताल ले जाना था, लेकिन उनको समय पर अस्पताल नहीं ले जाया गया, इसलिए उनकी मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि वो एक पॉलिटिशियन ही नहीं थे, लेकिन इसके अलावा साथ साथ वो एक सिंगर थे, एक कल्चरल फिगर थे बांग्लादेश के, और उन्होंने कई कल्चरल अफेयर्स सोसाइटीज़ के सेक्रेटरी और पबना डिस्ट्रिक्ट यूनिट ऑफ अवामी लीग के भी सेक्रेटरी के तौर पर वो काम कर रहे थे। बांग्लादेश में लगातार जिस तरीके से माइनॉरिटीज़ की डेथ हो रही है, जिस तरीके से हत्या हुई है, चाहे हम लोग ब्लास्फेमी के केस में देख लें, चाहे सम्राट का केस देखें, चाहे जितने भी केस हुए, आप जितने भी नाम आपको याद आ रहे हैं, लगातार उनके साथ किसी ने की। अब ये इस खबर को जो ये बांग्लादेश में हुई है, जो आवामी लीग के लीडर हैं जिनकी मौत हुई है पुलिस कस्टडी में, इस पे भी सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस की कस्टडी में एक ऐसे लीडर की क्यों मौत हो गई, कैसे मौत हो गई। परिवार वाले सीधे सीधे कह रहे हैं कि उनको मेडिकल असिस्टेंस नहीं दिया गया। जिस तरीके से कल्चरल सोसाइटीज़ पे बांग्लादेश में अटैक हुआ, जिस तरीके से वो जो जितनी भी सोसाइटीज़ थी उन पे अटैक होना, उनके खिलाफ वो करना, उनके लीडर्स पे हमले होना, उनके जो प्रोमिनेंट फिगर्स थे उन पर हमले होना, ये जब तस्वीरें सामने आई, उसके बाद ऐसे नेता की मौत होना पुलिस की कस्टडी में, जो कि खुद एक कल्चरल फिगर थे, एक सिंगर थे। एक सिंगर के कॉन्सर्ट पे भी बवाल हुआ था बांग्लादेश में, हम लोगों को याद होगी कुछ दिन पहले। तो अगर इनकी मौत को हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, जिस तरह से बांग्लादेश में सत्ता बदली और मोहम्मद यूनिस के हाथ में तमाम पावर आए, उसके बाद कुछ चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं बांग्लादेश में। एक, हिंदुओं की चुनकर मृत्यु। जितने भी कल्चरल सेंटर्स थे, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स थे, कई आपने देखे होंगे कल्चरल सेंटर्स पे हमले भी हुए हैं, उनको बंद करने की भी मांग बढ़ी। एक सिंगर जिनका म्यूजिकल कॉन्सर्ट चल रहा था, उस पर भी हमला हुआ और कहा गया कि बंद कर दिया जाए। इसके अलावा ये तो आवामी लीग के नेता भी रहे हैं, तो उस पार्टी को बंद कर दिया गया। उस पार्टी से संबंधित जो स्टूडेंट यूनियन था उसको बंद कर दिया गया। नेताओं पर केसेस दर्ज हुए, उनको जेल में रखा गया और पुलिस कस्टडी में एक मौत भी हो गई है। तो मोहम्मद यूनिस की सत्ता में आने, या यूं कहें कि बंगाल की तमाम चीज़ों को पावर उनके कंट्रोल में आने के बाद इस तरह की घटनाएं बांग्लादेश में तेजी से बढ़ी हैं। ये जो कल्चरल फिगर थे, इसको लेके अभी आप बात कर रहे थे, तो मुझे एक चीज़ याद आई कि अब बांग्लादेश में ना जमात जिस तरीके से एक्टिव है, जिस तरीके से बांग्ला आइडेंटिटी को वहाँ पे मिटाने की कोशिश कर रहा है ISI के इशारों पे। जमात का तो पुराना इतिहास रहा है कि जब इनका ऑपरेशन सर्च लाइट चल रहा था, तो जितने बांग्लादेश में, तब ईस्ट पाकिस्तान में जितने लोग थे जो कि ऐसे लोग थे जो कल्चरल फिगर्स थे, जो लोग राइटर्स थे, पोएट्स थे, उनकी हत्या, उनकी चुन चुन के जब हत्या हो रही थी, तो उसमें जमात इस्लामी का कितना बड़ा हाथ था, किस तरीके से उन्होंने लोगों को आइडेंटिफाई करवाया। अब ये सारी चीज़ें होना, जैसा कि बार बार मेजर गौरव सर कहते भी हैं, या तमाम एक्सपर्ट्स जो बांग्लादेश पे नज़र रखते हैं वो कहते भी हैं कि जमात का पुराना इतिहास रहा है, वो ऐसे कल्चरल फिगर्स को टारगेट करती है। बांग्लादेश के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, चाहे पब्लिक सर्विस हो, इन तमाम जगहों पे जमात के काडर के लोग बैठे हुए हैं। वो लोग जमात के इशारे पे काम करते हैं। फिलहाल ये जो प्रलय चाकी की मौत हुई है, इसको लेके कि ये मौत है, हत्या है, ये अभी बहुत सवाल है। बांग्लादेश में इसके अलावा कुछ ऐसी और घटनाएं भी हैं जहां पर यूं ही
बैठे बैठे बात हुई और वहाँ पे गोली मार दी गई और व्यक्ति की मौत हो गई। तो बांग्लादेश में आज के डेट पर हिंदुओं की मौत या यूं कहें हिंदुओं की हत्या का कोई कारण आधार नहीं है। अगर आपका विवाद है, आप पे उस पर आरोप लगाइए और उसे मार दीजिए। उसके बाद उस पर क्या प्रक्रिया होती है, कितने लोग गिरफ्तार होते हैं, उन पर कितनी कानूनी कार्रवाई होती है, ये तमाम सवाल तो अभी भी बने हुए हैं। लेकिन लगातार हिंदुओं की हत्या देखने को आ रही है। उस्मान हादी की, मुझे यहाँ पे उस्मान हादी की मौत का पूरा इंसिडेंट याद आ रहा है, जिस तरीके से उसके बाद कहा गया कि भारत ने मरवाया क्योंकि उसने 7 सिस्टर्स की बात। अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश पुलिस का ही बयान आया था, ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा था कि ये बांग्लादेश में पॉलिटिकल हत्या थी। उस्मान हादी की जो हत्या थी उसको एक राजनीतिक साजिश के रूप में उन्होंने बताया और हमला करने वाले भी बांग्लादेश में ही, वो गिरफ्तार भी हुए हैं। हाँ, उसमें से एक हमलावर था जिसको लेके कहा गया कि वो भारत में आ गया, वो भारत से वीडियो डाल रहा है, फोटोज डाला, पता नहीं क्या क्या चीजें बांग्लादेश की सोशल मीडिया पे चली। बाद में उसने खुद वीडियो बनाया जिसमें उसने कहा कि मैं तो दुबई में बैठा हुआ हूँ और मैं बहुत वैलिड वीजा के साथ आया हूँ। ये तमाम चीजें जो एंटी हिंदू अगर मैं स्पेसिफिक शब्दों में कहूँ तो बांग्लादेश में जो एंटी हिंदू नैरेटिव है, एंटी भारत, एंटी इंडिया नैरेटिव है, वो पाकिस्तान के ISI और ये किस तरीके से कर रहा है। अभी JF-17 का एक न्यूज आया था, मुझे याद है, तो JF-17 पे पाकिस्तान बांग्लादेश को पिच कर रहा है, तो ऑफर दे रहा है JF-17 खरीदने। इस पे बातचीत हो रही थी, भारत में भी इस पे चर्चा हुई, तो पाकिस्तान की सरकार का बयान आता है भारत इस पे कुछ बोलने वाला नहीं है। भैया हम क्यों बोलेंगे? एक कंगाल एक महाकंगाल, दोनों एक दूसरे से डील कर रहे हैं, बात आएगी उधार तक, उधार वो दे नहीं पाएगा, उधार ये पा नहीं पाएगा, तो दोनों लगे रहो। ऑल द बेस्ट। JF-17 उड़ाओ, कागज का बना के उस पर JF-17 लिख देना। आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर में रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर मामला अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। रेयर अर्थ मटेरियल जिस तरह से आज के समय में जरूरी है, आपके बेसिक से लेकर डिफेंस इक्विपमेंट तक में जिस तरह से इस्तेमाल होता है और जिस तरह से चाइना का एकाधिकार लगभग है रेयर अर्थ मटेरियल पर, इसको लेकर दुनिया अब सोच रही है और वाशिंगटन में दुनिया भर के G7 और उसके साथ और बड़ी इकोनॉमीज ने मिलकर इस मुद्दे पर लेकर एक बैठक की है। G7 और उसके की पार्टनर कंट्रीज की एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है 12 जनवरी को, जिसमें चाइनीज ये डिस्कस किया जाता है कि किस तरीके से चाइनीज रेयर अर्थ एलिमेंट्स और क्रिटिकल मिनरल से जो है दुनिया की जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जाए। हम लोग जानते हैं कि करीब 90% या उससे ज्यादा रेयर अर्थ पर चाइना का कंट्रोल है। 99% से ज्यादा रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग पर चाइना का कंट्रोल है, और सप्लाई पे तो लगभग उसका पूरा कंट्रोल है, वो मोनोपोली है उसकी। लेकिन तमाम दुनिया, चाहे वेनेजुएला की बात कर लें, चाहे यूक्रेन की बात कर लें, चाहे ग्रीनलैंड की भी बात कर लें, इन तमाम जगहों पे रेयर अर्थ मौजूद है। तो इस मोनोपोली को खत्म करने के लिए चाइना का जो अधिकार है, क्योंकि अभी हमने देखा जो टैरिफ वॉर चल रहा था ट्रम्प और, मैं स्पेसिफिकली अमेरिका और चाइना नहीं कहूंगा, मैं ट्रम्प और चाइना के बीच में कहूंगा, क्योंकि ट्रम्प लगातार टैरिफ बढ़ाते जा रहे थे, चाइना भी उस पर जवाबी कार्रवाई कर रहा था। अचानक से चाइना ने रेयर अर्थ वाला स्विच बंद किया, ट्रम्प के हाथ पांव फूले, ट्रम्प ने तुरंत टैरिफ घटाए और तमाम चीजें हुई। तो इससे ट्रम्प को एक चीज की सीख मिली है कि अगर हमें रेयर अर्थ पे डिपेंडेंसी खत्म करनी है तो हमें तमाम ऑप्शंस और खोलने पड़ेंगे, हमें और ऑप्शंस की ओर देखना पड़ेगा। इसी के कारण ये मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में जापान, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, यूएस और भी ऑफिशियल, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, साउथ कोरिया, इवन इंडिया के भी हमारे मिनिस्टर शामिल हुए थे। भारत की तरफ से केंद्र सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव जी इस मीटिंग में शामिल हुए। उन्होंने एक तस्वीर भी पोस्ट की है इस मिनिस्ट्रियल मीटिंग की। उन्होंने बताया है कि पार्टिसिपेटेड इन द क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग होस्टेड बाय ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट। स्ट्रेंथनिंग क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स is vital to enhancing the resilience of India's manufacturing capabilities and rapidly growing electronics sector। उन्होंने ये ट्वीट की है। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने भी लिखा है कि एट टूडेज फाइनेंस मिनिस्ट्रियल होस्टेड बाय यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी आई वॉज प्लीज टू हियर अ स्ट्रॉन्ग शेयर्ड डिजायर टू quickly address key vulnerabilities in critical mineral supply chains. I am optimistic that nations will pursue prudent de-risking over decoupling and understand well the need of decisive action। एक जरूरी शब्द है ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के जो का ट्वीट है, उसमें डीकपलिंग की बात हो रही है, यानी कि चाइना पे जो निर्भरता उसको पूरी तरीके से अलग करना है, उसको डीकपल करने की बातचीत हो रही है।
दरअसल जो रियर अर्थ मटेरियल है आज के समय में जिस तरह से तकनीक विकास कर रहा है और जिस तरह से टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रही हैं, चाहे आप सोलर्स की बात करें, डिफेंस की जो सेल्फ गाइडेड मिसाइल्स की बात करें, या आपके घर में यूज़ होने वाला बेसिक टीवी का रिमोट, या यूं कहें एक बेसिक से बेसिक चीज़ों में भी रेयर अर्थ मटेरियल्स का इस्तेमाल हो रहा है। और जिस तरीके से चाइना का मोनोपोली है, या यूं कह लें लगभग मोनोपोली है, पूर्ण रूप से मोनोपोली चाइना का नहीं है, लेकिन लगभग एक इकलौता देश है जिसके पास प्रोसेसिंग और इसका सप्लाई की टेक्नोलॉजी है। अब ऐसे में जब एक देश जब इतने महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी पे लगभग मोनोपोली रख रहा है, तो उसको लेकर जिस तरह से दुनिया भर में आज मटेरियल को लेकर लड़ाई हो रही है, या यूं कहें कि डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों के बाद जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स और देशों के संबंधों में बदलाव आ रहे हैं, ऐसे समय में ये एक बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बैठक को लेकर बातचीत जब मीडिया कवरेज में कहा गया कि इसको लेकर कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट अभी तक नहीं जारी किया गया है, सजेस्टिंग ऑनगोइंग नेगोशिएशंस रादर देन फाइनल डिसीजंस, मतलब अभी इस पे डिस्कशंस हो रहे हैं, इस पे बातचीत हो रही है, ये लोग एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप यूं देखें तो ये एक कोशिश तो हो रही है, ये कोशिश ही है बेसिकली, क्योंकि जब मीडिया जो लिख रहा है उसमें है कि द फोकस वाज ऑन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू सिक्योर एंड डाइवर्सिफाई सप्लाई चेन्स फॉर रेयर अर्थ्स एंड अदर क्रिटिकल मिनरल्स एसेंशियल फॉर डिफेंस, सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी, बैटरीज एंड हाई टेक इंडस्ट्रीज। सेमीकंडक्टर्स की बात यहाँ पे क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको सुनना पड़ेगा इस वीडियो में। जो बेताज बादशाह है सेमीकंडक्टर का, वो है ताइवान। जो बेताज बादशाह है दुनिया का, वो ताइवान है। पुतिन जाता है और पुतिन हमला कर देता है यूक्रेन के ऊपर, पुतिन को कोई रोक नहीं पाता, ठीक है। अमेरिका जाता है, आधे घंटे के अंदर मडूरो को पकड़ के ले आता है, वेनेजुएला को कब्जा कर लेता है, और वहां पे डोनाल्ड ट्रंप कह देता है कि नहीं साहब, आई एम द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। बाद में कहता है नहीं, ये तो ऐसी किसी ने कर दिया, करा उसी ने था, करा डोनाल्ड ट्रंप नहीं था। बाद में वो ऐसा कह देता है कि नहीं साहब, किसी और ने करा है। डोनाल्ड ट्रंप को कोई जवाब देना पड़ा किसी को? लेकिन अगर आप ये बात सोचिए कि अगर कल चाइना ताइवान के ऊपर कब्जा कर लेता है, जो कि चाइना कह रहा है कि उसने करना है, चाइना अपनी नेवी की तैयारी कर रहा है, एयरफोर्स की तैयारी, मरीन्स की तैयारी, पूरी फौज की तैयारी कर रहा है ताइवान के ऊपर कब्जा करने के लिए, तो आप एक बात बताइए, एक बार अगर उसने ताइवान के ऊपर कब्जा कर लिया, फिर क्या होगा? दुनिया की सेमीकंडक्टर की जो सप्लाई चेन की नब्ज है, वो ताइवान है दोस्तों। और ये भारत के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा अगर पूरा सेमीकंडक्टर का मामला चाइना के हाथ में चला गया। आपने सुना किस तरीके से ताइवान जो सेमीकंडक्टर्स का इतना बड़ा हब है, उसको लेके चाइना की क्या नजरें हैं, चाइना क्या उस पर सोच रहा है, और उसको उसके कारण एक बड़ा एक्शन, एक बड़ी तैयारी की जा रही है सेमीकंडक्टर को लेके पूरी दुनिया में। भारत ने अपना पहला सेमीकंडक्टर चिप बना भी लिया है, और भी भारत एक सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे खुद को प्रेजेंट कर रहा है कि हमारे यहाँ चूंकि लेबर और उसके बाद वो फैसिलिटीज़ हैं, हम इस तरीके की चीज़ों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, इसलिए भारत बहुत प्रमुखता से अपनी चीज़ों को और आज जब जर्मनी के वाइस चांसलर भारत के दौरे पर हैं, इनसे भी सेमीकंडक्टर को लेकर भी उनसे बात हुई है। हम लगातार जो बातचीत कर रहे हैं उसी को, वही कुछ बातें एक यूएस के सीनियर ऑफिशियल ने भी बोली है कि एम वाज टू स्टेप अप ग्लोबल एफर्ट्स टू रिड्यूस रिलायंस ऑन चाइनीज सप्लाई, स्पेशली आफ्टर चाइना इम्पोज्ड एक्सपोर्ट कंट्रोल्स इंक्लूडिंग रीसेंट रेस्ट्रिक्शंस ऑन सप्लाईज टू जापान से के साथ चाइना की कुछ खटपट हुई, इसके बाद उसने रेयर अर्थ पे बहुत कंट्रोल किया। उसके बाद जो है यूएस का हमने आपको एग्जांपल दिया, यूएस को किस तरीके से रेयर अर्थ का कंट्रोल किया कि हम बहुत कंट्रोल रेयर अर्थ की सप्लाई करेंगे। इन तमाम चीज़ों ने एक वर्ल्ड ऑर्डर को किसी न किसी तरीके से बहुत बुरी तरीके से हिलाया है। तो इससे उभरने के लिए, इससे खुद को मजबूती से तैयार करने के लिए इस तरीके की मीटिंग्स लगातार हो रही हैं। अगर हम तथ्यों की बात करें तो चाइना रेयर अर्थ मटेरियल को सप्लाई को लेकर तो काफ़ी हद तक डोमिनेंस रखता ही है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन की खुद की यूरोपियन यूनियन की जो टोटल ग्लोबल रेयर अर्थ मटेरियल की डिमांड है उसमें से 60% खुद यूरोपियन यूनियन की है। इसके अलावा चाइना जो सप्लाई की हम बात करें तो 47 से लेकर 87% तक जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं लाइक कॉपर, लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट,
एंड रेयर अर्थ मटेरियल ये चाइना कंट्रोल करता है। हाल के दिनों में जो डोनाल्ड ट्रंप और चाइना या यूं कहें कि अमेरिका और चाइना के बीच में जो ट्रेड को लेकर विवाद हुआ, उसमें रेयर अर्थ मटेरियल की सप्लाई एक एज अ टूल बना। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया, चाइना ने रेयर अर्थ मटेरियल की सप्लाई पर नियंत्रण कर दिया। तो ये एक ऐसा एस्पेक्ट आज के समय में बन गया है कि जो आपके हर चीज़ में इस्तेमाल हो रही है, बढ़ती टेक्नोलॉजी में लगभग सभी चीज़ों में इस्तेमाल होना है, उसका सप्लाई महज दो देशों के विवाद में वो कंट्रोल हो जा रहा है, या यूं कहें उस पर रोक लग जा रही है। जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर हैं लार्स किलिंगबेल। उन्होंने कहा है कि डिस्कशंस हैव इंक्लूडेड अ पोटेंशियल प्राइस फ्लोर फॉर रेयर अर्थ्स एंड पार्टनरशिप्स टू स्ट्रेंथन सप्लाई थ्रू मेनी इश्यूज रिमेन अनरिजॉल्व्ड। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो कि सॉल्व नहीं हुई हैं, उस पर बातचीत चल रही है। किलिंगबेल ने कहा है कि रेयर अर्थ एंड क्रिटिकल मिनरल्स विल बी सेंट्रल थीम अंडर फ्रांस G7 presidency in 2026. But he also warned against forming an anti-China coalition, urging Europe to move faster on developing on its own raw material supplies. उनको ये भी डर है यूरोप के लीडर्स को कि अगर इस तरीके की जो मीटिंग्स हो रही हैं, अगर वो कहीं ये मैसेज दें कि ये एंटी चाइना ग्रुपिंग्स हैं, ये एंटी चाइना केवल प्लानिंग कर रहे हैं, ये मीटिंग्स, ये ग्रुप्स, तो वो यूरोप के लिए रेयर अर्थ की सप्लाई हो, चाहे क्योंकि यूरोप पूरी हम रेयर अर्थ से अगर निकल के भी देखते हैं तो तमाम प्रोडक्ट्स के लिए यूरोप चाइना पर निर्भर है। यूरोप की जितनी मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका एक बड़ा हिस्सा चाइना मैन्युफैक्चर करता है। वो कार्स की बात ले लीजिए, वो आप छोटी मोटी एसेंशियल चीज, बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना, उसकी भी उन प्रोडक्ट्स की बात कर लीजिए तो चाइना उस पर बहुत बड़ा कंट्रोल रखता है। तो इसलिए एक बहुत जरूरी चीज ये हो जाती है कि चाइना को ये मैसेजिंग ना दी जाए कि ये जो कॉलिशन है, ये जो चीजें हैं वो एंटी चाइनीज गवर्नमेंट है, चाइना की सरकार के खिलाफ ये एक्शंस लिए जा रहे हैं, चाइना की सरकार चाइना से डिकपल करने की प्लानिंग है, चाइनीज इकोनॉमी को अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो बर्बाद और तबाह करने की प्लानिंग है। वो ऐसी मैसेजिंग नहीं देना चाहते क्योंकि उनको डर है कि अगर चाइना को ऐसा मैसेज मिला तो चाइना एक्शन लेगा, और चाइना ने एक्शन लिया तो पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका इसकी चपेट में आएगा। रुक करते अगली खबर की ओर। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के देशों को धमकी देने के अलावा अब अपने देश की कंपनी को भी धमकी देना शुरू कर दिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वेनेजुएला में उनकी ऑयल कंपनीज जो है वो 100 बिलियन के आसपास, या यूं कहें 100 बिलियन इन्वेस्ट करें, लेकिन इन सब में एक्सॉन के जो हेड हैं उन्होंने कहा कि वेनेजुएला अनइन्वेस्टेबल है, यानी वहां पर जो इन्वेस्ट करेंगे उसकी सिक्योरिटी की डिमांड को लेकर उन्होंने कहा है कि जो हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे कि उसकी सिक्योरिटी अश्योर की जाए। इस पर उन्होंने कहा कि एक्सॉन को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। ट्रंप बेसिकली उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि वेनेजुएला में इन्वेस्टमेंट होती है, वो या तो सरकार जब्त कर लेती है या किसी लीगल पचड़े में फंस जाती है। कई बिलियन ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो अभी वेनेजुएला में अलग अलग कंपनीज की फंसी हुई है। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि आई डिडंट लाइक एक्सॉन्स रिस्पॉन्स, आई विल प्रोबेबली बी इंक्लाइंड टू कीप एक्सॉन आउट, दे आर प्लेइंग टू क्यूट। वो बहुत मासूम तरीके से अपना गेम खेल रहे हैं। बेसिकली ट्रंप को ये जवाब पसंद नहीं आया। ट्रंप को लगा कि मैंने बोला है, मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं, मैंने वेनेजुएला फतेह किया है, अगर मैं कहता हूं अपने देश की, क्योंकि एक मीडिया रिपोर्ट भी आई थी कि ट्रंप ने बोला था कि हम ये आपको वीडियो सुनवाते हैं। Trump told all giants, not US Congress, about the Venezuela strike. डोनाल्ड ट्रंप, ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब भी कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट एक्शन लेता है इतना बड़ा, उसको कांग्रेस से बात करनी पड़ती है। यह अमेरिका का कानून है। डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस से बात करी नहीं, उसने बताया नहीं। ये देखिए साहब, डोनाल्ड ट्रंप स्पोक टू मेजर US oil companies before and after the military operation in Venezuela, while Congress remained in the dark until the news broke. It was only after the operation, which led to Maduro's arrest, that the Trump administration began to inform members of the Congressional Gang of Eight and the chiefs and senior members of the Intelligence Committee of the two houses. The Gang of Eight is a grouping of top Republican and Democrat lawmakers of the Senate and House of Representatives. US Congress Armed Forces Panel kept in dark. Just imagine, US Congress और जो इनका Armed Forces Panel है, उसको पता ही नहीं कि वेनेजुएला पे स्ट्राइक कर दिया। स्ट्राइक हो गई, मडूरो को पकड़ के वापस ले आए, तब जाके फोन करना, भाई ये कर दिया हमने। ये देखिए साहब,
Lawmakers from both parties have flagged the lack of advance notice on the military operation in Caracas. Some of the lawmakers from the Democratic Party have cited the War Powers Resolution, under which presidents must inform Congress within 48 hours of hostilities, and major operations typically involve pre-briefing. Trump, however, has defended the secrecy, calling it a trigger-based mission and accusing Congress of having a tendency to leak. मैंने बोला था ना, ये कह रहा है कि अमेरिका के सिस्टम पे मुझे भरोसा नहीं है। बिलांद भर का वेनेजुएला, बिलांद भर का, उस ऑपरेशन पे इसको कांग्रेस का भरोसा नहीं है। लेकिन इसके पहले वाले, जब वो इराक गए, अफगानिस्तान गए, लीबिया गए, सीरिया गए, जहां मर्जी, कोरिया गए, वियतनाम गए, उन्होंने सबने बताया था। जो दशकों तक लड़ाई चली थी, भाई ने नहीं बताया। कहता है कांग्रेस में गद्दार हैं। ये देखिए, टेंडेंसी टू लीक। कह रहा मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम आगे मेरी सीक्रेट आउट कर दोगे, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। लेकिन जो अमेरिकन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दोस्तों सुनिए ध्यान से, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जैसे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ना, राइट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे यहां होते हैं, जो माननीय सांसद होते हैं, जो कि देश को चलाते हैं पार्लियामेंट में बैठ के, उन लेवल के लोगों को अमेरिका के अंदर भाई ने बताया नहीं। भाई ने किसको बताया? ऑयल कंपनीज को। यानी कि ऑयल कंपनीज के ऊपर ट्रंप भरोसा करता है, लेकिन खुद की कांग्रेस के ऊपर भरोसा नहीं करता। सुना आपने, ट्रंप ने बोला था कि उनको अपने कांग्रेसमैन पे भरोसा नहीं है, वो लोग बातें लीक कर देते हैं, लेकिन उन्होंने ऑयल कंपनीज को भरोसे में लिया था, उन्होंने ऑयल कंपनी से बता दिया था ये पूरी डील के बारे में। तो ये जो भी चीजें हुई हैं वो ट्रंप को इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि उनको लग रहा है कि मैंने अपने कांग्रेसमैन से ज्यादा तवज्जो इन बिजनेसमैन को दी, और ये बिजनेसमैन अभी भी अपने फायदे, अपने नुकसान की बात सोच रहे हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि मेरे लिए कितनी बड़ी चीज है। रण क्षेत्र में आज इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद। जय हिंद। Chanakya Forum presents रणक्षेत्र।